इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग ने न्यूक्लियर हमलों को लेकर क्या वार्निंग दी है, भारत ने बांग्लादेश में आईएसआई की संभावित मूवमेंट का पता कैसे लगा लिया, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के खिलाफ भारत ने अपनी कौन सी कमजोरी को ठीक कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब भारत के अडानी ग्रुप को कैसे टारगेट करने लगा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेमिटेंसीज के बारे में, यानी कि वो पैसा जो विदेशों में गए इंडियंस वहां पर कमाकर वापस से भारत में बेचते हैं और अपने घर परिवार वालों को देते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद रेमिटेंसीज का डेटा रिलीज करता है और साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक भारत में कितनी रेमिटेंसीज आई हैं, इसका डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 फिस्कल ईयर में भारत को $135.46 बिलियन की ह्यूज रेमिटेंसीज आई हैं और ये इतिहास में सबसे ज्यादा है, यानी कि इतनी रेमिटेंसीज भारत को इससे पहले कभी नहीं मिली हैं। जो पिछला फिस्कल ईयर था यानी कि 2023-24 उसकी बात करें तो उसमें भारत को $118 बिलियन की रेमिटेंसीज आई थी, यानी कि एक ही साल में ऑलमोस्ट $17 बिलियन का जंप आ गया है, जो कि ऑलमोस्ट 10% की बढ़ोतरी बनती है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये इन्फोग्राफिक देखिए। इसमें साल 2014-15 से लेकर साल 2024-25 तक सभी फिस्कल ईयर्स में भारत को कितनी रेमिटेंसीज का डेटा मिला है वो सारा मेंशन किया गया है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साल 2015-16 में भारत को $65 बिलियन रेमिटेंसीज के रूप में आए थे और आज 10 सालों के बाद ये फिगर डबल से भी ज्यादा हो गया है, $135 बिलियन। अब ये जो $135 बिलियन है, ये अमाउंट भारत की सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का साइज यानी कि नॉमिनल जीडीपी अराउंड $4.2 ट्रिलियन की है और ये $135 बिलियन उसका 3.2% बनता है। बेशक इनवर्ड रेमिटेंसीज को जीडीपी में डायरेक्टली काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये पेमेंट ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन ये जो $135 बिलियन भारत के अंदर आ रहे हैं ये इनडायरेक्टली भारत की जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत में कंजप्शन बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, फ्लैट खरीदेंगे या फिर घर बनाएंगे। कहने का मतलब है कि कंजप्शन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, कुछ नहीं होगा तो भारत के बैंक्स में लिक्विडिटी होगी। कहने का मतलब है कि ये $135 बिलियन भारत सरकार के लिए बहुत ही बड़ी राहत लेकर आते हैं और यही कारण है कि भारत सरकार वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जब भी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठती है तो सबसे पहली डिमांड हमारी सरकार की यही होती है कि भारतीय लोगों को वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा दिए जाएं और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट साइन किए जाएं ताकि ये सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर काम करने के बाद अपनी सेविंग्स जो रेमिटेंसीज के रूप में भारत भेजते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भारत में आए। गुड न्यूज ये है कि इस साल हमने पिछले साल के फिगर को क्रॉस करके $135 बिलियन को टच कर लिया है और अगले फिस्कल ईयर में यानी कि 2025-26 में हम $150 बिलियन को भी क्रॉस कर लेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज रिसीव करने वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप के ऊपर है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज भारत को ही मिलती हैं। अमेरिका वो देश है जहां से भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज आती हैं। पहले गल्फ और मिडिल ईस्ट के देशों से रेमिटेंसीज का इनफ्लो भारत में सबसे ज्यादा था, लेकिन अब अमेरिका, यूके, कनाडा और यूरोपियन कंट्री से इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वहां पर इंडियंस हाई पेइंग जॉब्स करने लगे हैं, इसलिए भारत की रेमिटेंसीज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से और ये अडानी ग्रुप से संबंधित है। आपको याद होगा पिछले साल जो बाइडेन के समय यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के ऊपर ब्रैबरी यानी कि रिश्वत देने के आरोप लगाते हुए एक केस फाइल किया था और कहा था कि अडानी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस इन्वेस्टर से जो पैसे रेज किए थे वो सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के आधार पर रेज किए हैं, जो कि फ्रॉड कैटेगरी में आता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये केस अमेरिका में ठंडे बस्ते में चले गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रो इंडिया माना जाता था। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर इस केस को परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन अब अमेरिका से अडानीज के लिए बैड न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि यूएस कोर्ट्स में अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रोसीडिंग्स दोबारा से शुरू हो गई हैं और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब इस ट्रायल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये केस आगे कहां पर जाता है और जब मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से अडानी ग्रुप के बारे में कोई क्वेश्चन करेगी तो उसका क्या रिप्लाई आएगा, वो सुनना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ये केस दोबारा से खोलकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने वार्न किया है कि अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स में ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। ईरान अभी भी कुछ ही महीनों के अंदर एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है।
राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि अमेरिका की स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग्स में ईरान के कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन ईरान ने यूरेनियम और न्यूक्लियर मटेरियल्स का एक बहुत ही बड़ा चंक अमेरिका की बॉम्बिंग से पहले ही मूव कर दिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने वार्निंग दी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेवियर डैमेज तो हुआ है, लेकिन टोटल कंप्लीट डैमेज नहीं हुआ है, यानी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से तबाह नहीं हुई हैं और ईरान कुछ ही महीनों के अंदर दोबारा से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर अपने एडवर्सरीज के ऊपर हमला कर सकता है, जो कि अमेरिका और इजराइल ही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प तो खैर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी के अलावा और भी कई सारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस और सैटेलाइट पिक्चर से पता चला है कि ईरान ने अमेरिका की बॉम्बिंग से पहले ही अपनी सभी न्यूक्लियर साइट से हैवी मूवमेंट करके काफी सारा न्यूक्लियर मटेरियल और एनरिच किया हुआ यूरेनियम ट्रांसपोर्ट करके दूसरी लोकेशंस के ऊपर पहुंचा दिया है। इस तरह की कई सारी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिनमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के सामने बड़े बड़े कंटेनर्स और ट्रक्स की लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये इमेजेस सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बॉम्बिंग से पहले ईरान ने अपना न्यूक्लियर मटेरियल और एनरिच किया हुआ यूरेनियम मूव करके कहां पर ट्रांसफर किया है और वो किस लोकेशन के ऊपर है। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल और एनरिच किया हुआ यूरेनियम है जो ईरान ने हमले से पहले मूव कर दिया था, इसी को मिसिंग यूरेनियम कहा जा रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसकी तलाश कर रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो पहला हमला या फिर उसकी पहली टेस्टिंग इजराइल के ऊपर ही की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान से। पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप का आयोजन किया था। भारत से डॉक्टर्स की एक टीम अफगानिस्तान गई थी और वहां पर डिसेबल्ड अफगानी लोगों को आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लिम्ब डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट की गई। आप ये वीडियो देखिए जिसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने के बाद ये अफगानी उसको टेस्ट कर रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर ने ये आर्टिफिशियल लिम्ब्स अफगानिस्तान के डिसेबल्ड लोगों को फ्री में बिना किसी कॉस्ट के बांटी हैं। करीब 75 से 100 के बीच आर्टिफिशियल लिम्ब्स पिछले कल डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब्स के साथ साथ कैलिपर्स और बाकी मोबिलिटी एड भी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इसकी परमिशन दी थी और तालिबान भी भारत के इस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट से काफी खुश है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के नॉर्थ ईस्ट से और चाइना के मद्देनजर ये भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी अपडेट है। दरअसल आपने यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या देश के बाकी हिस्सों में सुना होगा कि हाईवे या फिर एक्सप्रेसवेज के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कई सारी स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। रोड का एक वाइड सेक्शन चुना जाता है एंड उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वहां पर इमरजेंसी के समय फाइटर जेट्स आसानी से लैंड कर सकें या फिर टेक ऑफ कर सकें। अब जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जो कि चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू भारत के साथ कनेक्टेड है, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, यहाँ पर एक भी सेक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई हो और इमरजेंसी के समय फाइटर जेट्स को लैंड करवाया या फिर यहाँ से टेक ऑफ करवाया जाए। हैरानी वाली बात यह है कि चाइना और आजकल बांग्लादेश भी इस फिराक में होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साथ वो भारत की कनेक्टिविटी को तोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार 4 देशों के साथ लगता है। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवेज के ऊपर एक भी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं बनाई गई थी। लेकिन अब भारत अपनी ये गलती को सुधार रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। नॉर्थ ईस्ट को पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप मिलने जा रही है और ये असम के नेशनल हाईवे के ऊपर बनाई जाएगी। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि असम के नेशनल हाईवेज के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई जाएंगी। इनका काम अक्टूबर महीने तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये मिलिट्री के साथ साथ सिविल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी। इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड लाइक सिचुएशन का ध्यान रखकर भी ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जाएंगी ताकि सभी तरह की वेदर कंडीशंस में ये इस्तेमाल की जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से ही बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की सेना की मिलिट्री एंगेजमेंट्स लगातार कम हो रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स बांग्लादेश लगातार बढ़ाते जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी की इनविटेशन के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल रैंक के 3 ऑफिसर्स बांग्लादेश पहुंचे हैं और ये तीनों 5 जुलाई तक बांग्लादेश में रहेंगे और कई सारी मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के तीनों ब्रिगेडियर जनरल बांग्लादेश आर्मी की 10th इन्फेंट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में विजिट करेंगे, जो कि रामू कैंट में है। अब ये रामू कैंट बांग्लादेश के कॉक्स बाजार रीजन के पास में पड़ता है और आपको पता ही होगा कि कॉक्स बाजार में इस समय यूएस आर्मी अपना बेस बनाकर बैठी है, क्योंकि ये म्यांमार की रखीन स्टेट के साथ लगता है, जहां पर अराकन आर्मी इस समय काफी एक्टिव है और म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल कर रही है। यूएस आर्मी का जो कॉक्स बाजार में बेस है वो इसका इस्तेमाल अराकन आर्मी की मदद करने के लिए कर रही है। कहने का मतलब है कि कॉक्स बाजार में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस है
उसके बाद अब पाकिस्तान आर्मी के भी ब्रिगेडियर जनरल रैंक के ऑफिसर्स का यहाँ पर आना ये दिखाता है कि अमेरिका का जो म्यांमार का या फिर बांग्लादेश को लेकर जो भी प्लान है उसमें पाकिस्तान भी कोई ना कोई रोल तो प्ले कर ही रहा है और अमेरिका बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करवाना चाहता है। अब इनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी के बीच इतनी क्लोज कॉपरेशन भारत के लिए गुड न्यूज नहीं है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये भी है कि ये जो 3 ब्रिगेडियर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बांग्लादेश आए हैं, इनमें से एक का पासपोर्ट 30 अप्रैल को इशू किया गया है और बाकी 2 ऑफिसर्स का 26 मई और 29 मई को, यानी इनमें से 2 ऑफिसर्स का पासपोर्ट 1 महीने पुराना है और तीसरे का पासपोर्ट 2 महीने पुराना है। कहने का मतलब है कि तीनों फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर बांग्लादेश आए हैं और हो सकता है कि इनके ये तीनों पासपोर्ट्स इन्हीं ट्रिप्स के लिए इशू किए गए हों। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ये तीनों ब्रिगेडियर जनरल रैंक के ऑफिसर्स हो सकता है कि बांग्लादेश आर्मी का कवर लेकर आए हों, लेकिन असल में ये ISI के अंडरकवर ऑफिशियल्स हों जो कि बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मीटिंग करने के लिए बांग्लादेश आए हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो खैर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिकन आर्मी की प्रेजेंस जो बांग्लादेश में लगातार बढ़ते जा रही है ये भारत के लिए चिंता का विषय है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।